हाँ जी, हाँ जी। हेलो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं यूट्यूब एंड फेसबुक पे, आप हमें लाइव देख रहे हैं और आशा करता हूँ आप इस प्रोग्राम के माध्यम से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाती हैं। और ख़ास करके इस हफ्ते पूरे हमने डॉक्टर लोगों से बात करने की कोशिश की है और अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में, अलग अलग बीमारियों के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे मिल रहा है। तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर चिंतन पटेल है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और खास करके जो मोटापा वाली बीमारियां होती हैं या फिर पाइल्स, फिशर, इन सभी चीज़ों के ऊपर डॉक्टर साहब काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही सिंपल क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम उसको कम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और मोटापा को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी लोग मेडिसिन खाते हैं, डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो कई सर्जरीज भी इस पे बनी हुई है, तो वो कैसे काम करता है, क्या वो कितना अच्छा है, कितना हम लोग सब सेफ है, उसके बारे में भी डॉक्टर साहब से जानेंगे। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर चिंतन बी पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में। और इसके साथ में हमारे साथ दो कलाकार जुड़े हुए हैं। गुड्डू बंसल जी हैं हमारे साथ में, जो फीमेल वॉइस में गाना सुनाते हैं, और इसके साथ विक्रांत राय जी हैं हमारे साथ, जो क्लासिकल सिंगर और परफॉर्मर हैं। उसके साथ में मीरा चड्ढा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, ये भी बहुत अच्छे संगीत के प्रति इनका प्यार है और गुनगुनाते रहते हैं हमेशा, तो हमारे प्रोग्राम में शिरकत करती हैं। तो मीरा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक स्वागत गीत हो जाए। तो विक्रांत जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक छोटा सा पीस जो है आप जरूर डॉक्टर चिंतन बी पटेल के स्वागत में सुनाइए। जी, तो आइए मैं आप लोगों के बीच एक सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग लंबी जुदाई आप लोगों के बीच प्रस्तुत करता हूँ। जी, स्वागत। बिछड़े भी तो हम बस कल परसों, जीऊंगा मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत न आई तेरी याद क्यों आई है लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, बड़ी लंबी जुदाई। होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई। 4 दिन दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, बड़ी लंबी जुदाई, बड़ी लंबी जुदाई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। आशा करता हूँ हमारे डॉक्टर साहब को भी अच्छा लग रहा होगा। बहुत ही बढ़िया था। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच विक्रांत जी। बहुत बढ़िया। तो आइए अब डॉक्टर से सीधे बात करते हैं हम लोग। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए जी।
मेरा स्कूल डेज जो है, मैं बॉम्बे में ब्रॉट अप हुआ हूँ। तो मेरा स्कूलिंग, फिर बाद में एमबीबीएस उधर सोमा केजे सोमा मेडिकल कॉलेज बॉम्बे, उधर से मैंने एमबीबीएस कंप्लीट किया। और फिर बाद में मैंने एमएस सर जेजे हॉस्पिटल मुंबई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उधर से मैंने एमएस कंप्लीट किया 2014 में। और फिर 3 इयर्स मैंने उधर प्रैक्टिस की, और फिर मैं किरण हॉस्पिटल सूरत शिफ्ट हो गया हूँ। और अभी मेरा प्रैक्टिस किरण हॉस्पिटल सूरत में है एज बेरियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। तो सफर काफी बहुत अच्छा रहा, राइट गाइडेंस मिलते रहे सीनियर से, मेंटर से, और फैमिली का भी सपोर्ट अच्छा था। तो उन्होंने भी हर टाइम हर स्टेप पे हेल्प किया। घर पे मॉम डैड है और एक छोटी बहन है। अच्छा अच्छा, जी जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए, अपने परिवार के बारे में यस। बताने के लिए। और जैसे हम लोग हमारे दर्शक मित्रों में कुछ खास लोग जुड़ गए हैं, अशोक जी ने याद किया है, पांडुरंग गायकवाड़ ने याद किया है और प्यार से लिखा है, और विशेष एक और मेहमान भी जुड़ गए हैं, गोपानी जीवराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो मोटापा के बारे में, क्योंकि आजकल ये एक सिंपल सा चीजें दिखती हैं, लेकिन बहुत बहुत लोगों को मोटापा का शिकार होना पड़ता है। और ये किस वजह से, पहले तो हम लोग कारण जानना चाहेंगे और उसके बाद इसका निवारण, उसके बारे में बात करें। जी। मोटापा बेसिकली ये एक है ना, लाइफस्टाइल बीमारी है, लंबी बीमारी है। अच्छा अच्छा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सिर्फ ज्यादा खाने से इंसान मोटा हो रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आदमी अकेला घर पे रहता है तो फिर ओवर ईटिंग हो जाता है। फिर कुछ बीमारी भी रहती है, जैसे कि थायराइड है, डायबिटीज है, और लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि जंक फूड, लेट रात तक उठना, काम करना, ये सब काफी सारे फैक्टर्स है जो जुड़े हुए हैं, और इसके कारण ओबेसिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है। खास करके इंडिया में भी अभी धीरे धीरे काफी ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। तकरीबन 10% पॉपुलेशन जो इंडिया का है, उनको सीवियर ओबेसिटी है। तो ये ओबेसिटी पूरा मिक्स है, सिर्फ ओवर ईटिंग नहीं है। काफी सारे फैक्टर्स रोल में प्ले करते हैं, और हर एक फैक्टर को ठीक करना जरूरी है, तो ही हम ये मोटापे का ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, इंडिया में, भारत में एक मेन फैक्टर ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। हम कभी अपने हेल्थ को प्रायोरिटी बहुत कम देते हैं, हमेशा काम के पीछे भागते रहते हैं। अगर हर साल 2-2 किलो भी वेट बढ़ रहा है, तो ओवर 5 to 10 years 20 से 25 किलो वेट बढ़ जाता है। एक बार इतना ज्यादा वेट बढ़ जाता है, फिर उसे कम करना मुश्किल हो जाता है, काफी सारे लोग नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट 95 to 98% लोग बाद में 30 किलो से ज्यादा वजन बढ़ जाता है नॉर्मल वेट से, उनके हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए, तो फिर कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वो पॉजिटिव साइकिल बढ़ती रहती है, सांस फूलती है, एक्टिविटी कम होती है, फिर और वेट बढ़ते रहता है। तो अवेयरनेस अगर कम रहेगा तो भी ये बड़ा फैक्टर है ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए। जी जी जी। तो ये राइट टाइम, मुख्य कारण है। जी अगर जी, ये 1-2 किलो भी अगर वेट बढ़ जाता है, और हम उसको प्रायोरिटी दे, और वो 1-2 किलो तभी का तभी कम कर दे, तो मेरे ख्याल से मोटापे को राइट टाइम पे ट्रीटमेंट करने से काफी हम राइट डायरेक्शन में जा सकते हैं और उसको सक्सेसफुली ट्रीट कर सकते हैं। तो 1-2 किलो ज्यादा हो रहा है, या फिर हमें उसे कैसे नोट कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो क्या फैट होने से, या फिर कैसे हम लोग उसको मार्किंग कर सके कि मेरा ओवरवेट हो रहा है? सबसे पहले तो अपना आइडियल बॉडी वेट कैसे होना चाहिए, अगर मैं सिंपल फॉर्मूला बताऊं आपको, तो अगर सपोज किसी का हाइट 170 सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर, तो उसमें -100 जी कर जी। दीजिए, तो 70 आता है।
तो 170 सेंटीमीटर के भाई या बहन के लिए नॉर्मल वेट अराउंड 70 केजी होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अपना नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए वेट की। फिर अगर आप वेइंग स्केल पे रेगुलर बीच बीच में यानी 1-2 महीने में या फिर कोई छोटा बुखार हुआ, सर्दी हुआ और हम डॉक्टर को विजिट कर रहे, तो फिर तभी का तभी हम उसे एड्रेस कर सकते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि अपना वेट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। 1 मिनट। तो ये नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। आप बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का थोड़ा नेटवर्क इशू शायद हुआ। हाँ जी, सॉरी। तो सॉरी। यस, थोड़ा तो सा नेटवर्क ये इशू हम हुआ था। यस कोई तो अगर उसे टाइम पे अगर हम चेक करते रहे 2-3 महीने में, अपने को अपना वेट का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। बाकी तो क्लोथ्स से भी थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। अगर टाइट फिट होने लगा तो फिर आइडिया तो आ ही जाता है कि वेट बढ़ रहा है। तो तभी का तभी थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हो जाए, शुगर्स कम कर दे खाने पीने में, थोड़ा सा चर्बी के जो प्रमाण है, जो फूड्स है, फैट फूड्स, इसे हम अगर थोड़ा डाइट में कम करते हैं तो 1-2 किलो मेरे ख्याल से आसानी से हम कर सकते हैं रिड्यूस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मोटापा को अगर प्रिवेंट करेंगे तो ये सबसे बेस्ट स्टेप है, क्योंकि ये मोटापे से काफी सारी बीमारियां जुड़ी हुई है, जैसे कि डायबिटीज है, दिल के दौरे, स्ट्रोक, पैरालिसिस, फिर वजन के कारण घुटने घिस जाते हैं, उसके कारण अर्थराइटिस जल्दी उम्र में आ जाता है। तो ये सब घुमा फिरा के ओबेसिटी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक्ड है। और काफी सारी स्टडीज ऐसा भी प्रूव कर रही है कि ओबेसिटी से यानी मोटापे से कैंसर भी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि किस कारण से ये मोटापा होता है और इसको हम लोग कैसे मापदंड कर सकते हैं, ये आपने बताया पैरामीटर। तो उस अनुसार आपके हाइट और वेट के हिसाब से वो चीज़ें जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिंपल कभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक चार्ट भी मिलता है, उस चार्ट के अनुसार आप अपना बॉडी वेट के और हाइट को देख कर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपका वेट बढ़ा है या नहीं है। तो ये सिंपल एक तरीका है। आप इसके बारे में किसी भी क्लिनिक पे जाएंगे तो वो चार्ट आपको मिलेगा और उस अनुसार आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। और एक बार आपको पता चल गया थोड़ा सा ज्यादा है तो उसी समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके इन चीजों पे काम करना चाहिए। कभी कभी होता है कि 1-2 किलो से कुछ नहीं होता तो हम लोग डोंट केयर करते हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल का काम करता है और फिर जाके हम आगे बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो आइए अब, जैसे कि डॉक्टर साहब आपने बताया, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है, अलग अलग उसके साथ जुड़ी हुई कारणें हैं, लेकिन इसके साथ में इसको ट्रीट करने के लिए अब बहुत सारे लोग जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं या मेडिसिन लेते हैं कुछ, और कुछ लोग ज़्यादा करके नेट इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जो है कई ऐसे नेट क्या बोलते हैं, चैन वाले जो कंपनियां होती हैं जिसमें उन लोग भी बोलते हैं कि हम लोग भी बॉडी वेट कम कर सकते हैं इससे और ये बहुत ही नेचुरल चीजें हैं करके उनको भी बताते हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि एज ए पर्टिकुलर आप इसमें स्पेशलिस्ट हैं, तो पूरा डिटेल इसके ट्रीटमेंट शुरुआत से लेकर अब नई टेक्नोलॉजी क्या क्या आई है वो सारी चीजें जरूर स्टेप बाय स्टेप बताइए, ताकि हमारे जो दर्शक मित्र हैं उन्हें इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। मोटापे को हमें ना एक परसेंटेज के मापदंड से माप सकते हैं, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। ये आप अगर गूगल करेंगे और आप अपना हाइट और वेट इसमें एंटर करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके आपको देगा। कोई भी इंटरनेट पे आप सर्च करके आप अपना बीएमआई फाइंड कर सकते हो। तो ये बीएमआई अगर 25 से 30 के बीच में है तो उसका मतलब ओवरवेट है, स्लाइटली वेट ज्यादा है, लेकिन इसे मोटापा नहीं बोलते। तो अगर आप ओवरवेट कैटेगरी में है तो आपके एज के हिसाब से आप रेगुलर चेकअप करा लीजिए, सीधा आपको डॉक्टर को मिलने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हो जाओ, आप शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स आपके फूड में कम कर दो, खाने से पहले सलाद का इंटेक ज्यादा ले लो, पानी का इंटेक भी थोड़ा सा ज्यादा करो।
तो इससे मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। थोड़ा परसिस्टेंट एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन आप हर लेवल पे, हर जगह पे आप अपना थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर दो। बहुत बार आप हम बहुत बार बोलते हैं कि थोड़ा कटोरी की साइज कम कर दो, प्लेट की भी साइज थोड़ी कम रखो, तो इससे भी काफी हद तक आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर आपका बीएमआई 30 to 35 के बीच में है, तो एक बार आप एक डाइटिशियन को मिले, और एक बार आप एमडी डॉक्टर को भी मिल सकते हैं। आप अपना बेसिक जांच करा लीजिए, कोई डायबिटीज या फिर कोई थायराइड की बीमारी तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप वेट गेन देख सकते हैं। अगर थायराइड के लेवल्स कम है तो भी वेट गेन होता है, और ये महिलाओं में काफी कॉमन चीज है, खास करके प्रेगनेंसी के बाद। तो ये आप जरूर चेक करा लीजिए। एज के हिसाब से शुगर लेवल्स चेक करा लीजिए, और डाइटिशियन के संपर्क में रहना जरूरी है, क्योंकि आपको एक बार बार एक रिपीटेड माइंड वॉशिंग की जरूरत है। तो अगर आप रेगुलर एक एक महीने में डाइटिशियन को बता रहे हो, तो आपको धीरे धीरे एक एक किलो, आधा आधा किलो में धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वेट गेन भी धीरे धीरे होता है, इंसान को पता नहीं चलता। तो वेट लॉस भी धीरे धीरे ही एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 के ऊपर है, यानी इसको ग्रेड 2 ओबेसिटी बोलते हैं, तो फिर ये शरीर में काफी सारी बीमारियां लाएगा, जैसे कि डायबिटीज है, दिल के दौरे, स्ट्रोक, पैरालिसिस, अर्थराइटिस, खर्राटे की बीमारी, ये सब दिल पे जोर करेंगे। आपकी लाइफ क्वालिटी भी खराब करेगा, और आपकी लाइफ की क्वांटिटी भी कम करेगा। यानी आपकी लाइफ, अगर एक ज्यादा मोटा आदमी, उसकी 10-15 साल लाइफ कम रहती है, तो फिर अपने को इसे जल्दी ठीक करना जरूरी है। तो इसमें अगर कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, दिल के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी कोई पेशेंट को है, तो इसमें वेट लॉस सर्जरी करके, जो बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं हमारे मेडिकल भाषा में, ये बेरियाट्रिक सर्जरी भी काफी यूजफुल रोल प्ले करती है। लेकिन मैं मेरे दर्शक मित्रों को बताना चाहूंगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट या मरीज का काम आसान कर देता है। जो मुश्किल काम है, जो वेट, हम बहुत बार देखते हैं पेशेंट बोलता है कि मैं डाइट कर रहा हूँ, सब फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वेट नहीं कम हो रहा है, तो ये उन लोगों का काम इजी कर देता है। वेट लॉस सर्जरी के बाद भी आपको डाइट कॉन्शियस रहना पड़ता है, आपको शुगर इंटेक कम रखना पड़ता है, तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो ज्यादा बेटर मिलेगा। तो ये बीएमआई जब 35 के ऊपर रहता है, और अगर इंसान डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से, ये सब परसिस्टेंट एफर्ट्स करने के बाद भी वेट लॉस नहीं कर पाता है, तो ऐसे कुछ लोगों को हम वेट लॉस सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। लेकिन बाकी के मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है, उनको हम वेट लॉस सर्जरी एडवाइस नहीं करते, बट परसिस्टेंट डाइट, फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज, योगा, या फिर कोई प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स, उससे भी हम मदद लेके वेट लॉस का अचीव कर सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपने बैरिक्स एक जो है ट्रीटमेंट नया है उसके बारे में आपने बताया। और क्या ये सर्जरी करने के बाद, जैसे कि आपने कहा है, हेल्प करता है, तो शुरू में हम लोग कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं? क्या कितना ज्यादा होने पर कर सकते हैं, या नॉर्मल ओबेसिटी है तो उसमें भी कर सकते हैं? कैसे? जनरली इसमें बीएमआई 35 के ऊपर रहता है तभी हम ज्यादातर रिकमेंड करते हैं, तब तक जनरली हम रिकमेंड नहीं करते। कोई भी प्रकार का ऑपरेशन, उसके फायदे रहते हैं और कुछ नुकसान भी रहते हैं। लेकिन जब भी वेट इतना ज्यादा हो जाए कि वो शरीर में नुकसान ज्यादा पैदा कर रहा है, तो उससे हम वेट लॉस सर्जरी के जो फायदे है, वो फायदे अगर बहुत ज्यादा हो और नुकसान बहुत कम हो, तो ये स्टेप अच्छा रहता है। तो वेट लॉस सर्जरी से कैसा है, हम ये बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या करते हैं कि जो पेट की साइज रहती है, इसे हम छोटी कर देते हैं। तो ऑपरेशन के बाद भूख कम लगती है। जो तड़प रहती है, अगर कुछ समझो फ्रिज में कुछ मीठा रखा है या फिर आइसक्रीम है, तो अपने को रात को बैठे टीवी देख रहे, तो मन होता है कि भाई आइसक्रीम खा ले, तो तड़प भी कम हो जाती है माइंड लेवल पे, और थोड़ा खाते हैं तो पेट भरा भरा लगता है। जैसे कि 1-1.5 साल के बच्चे का जो साइज रहता है कैपेसिटी खाने की,
उतनी कैपेसिटी हो जाती है, बनाना शेप, केले शेप का जो स्टमक बनाते हैं। अच्छा। तो इससे वेट लॉस थोड़ा इजी हो जाता है पेशेंट के लिए। लेकिन जी, साथ ही साथ थोड़ा-सा विटामिन, कैल्शियम की कमी भी थोड़ी-सी पेशेंट देख सकता है, क्योंकि खाना के इंटेक काफ़ी कम हो जाता है। तो ये पेशेंट्स को हम ये सप्लीमेंट्स लेने के लिए बताते हैं। ये अच्छा। सप्लीमेंट्स पेशेंट को फ़ायदा करता है, जैसे कि कैल्शियम है तो हड्डी के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन पाउडर भी बहुत बार हम पेशेंट को सुझाव करते हैं, ताकि उसका अच्छा। मसल पतला ना हो, मजबूती बनी रहे। लेकिन साथ ही साथ पेशेंट को फ़ायदा डायबिटीज़ में काफ़ी मिलता है। अराउंड 80% लोगों को डायबिटीज़ कंप्लीटली चली जाती है, बेरियाट्रिक सर्जरी अरे के वाह! बाद तुरंत, दूसरे हुँ, ही हुँ, दिन, हुँ, क्योंकि खाने के हुँ, रास्ते में भी थोड़ा-सा फेर-बदल होता है। हुँ, फिर हुँ, ब्लड प्रेशर भी जैसे-जैसे वेट कम होता है, वैसे-वैसे ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम हो जाता है। 50-60% लोगों को ब्लड प्रेशर की भी दवाई फिर बंद कर सकते हैं। हुँ, आर्थराइटिस, कमर के प्रॉब्लम अगर है, तो वो भी अगर वेट कम हो रहा है, तो फिर लोडिंग कम हो जाता है। तो उसके वजह से हुँ, उनको दर्द की दवाई कम लेनी पड़ती है, या फिर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो पहले वज़न के कारण ज़्यादा घुटने दुख रहे थे, तो घुटन के भी तकलीफ़ें काफ़ी कम हो जाती है। तो फ़ायदे जी, भी जी। देखने रहते हैं, नुकसान भी देखने रहते हैं। अगर फ़ायदे बहुत ज़्यादा है नुकसान से, तब हम ये स्टेप सजेस्ट करते हैं। जी, जी। डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया। साहिल जी ने भी आपके लिए मैसेज किया है गुड इन्फॉर्मेशन करके, और इसके साथ थैंक यू। मनसुख जी ने भी आपको याद किया है, पांडुरंग जी ने याद किया है, जानकी श्रीजा ने भी याद किया है, और इसके साथ विभा कपानी जी जो वाशिंगटन डीसी में रहते हैं उन्होंने भी आपको वेलकम किया है। तो अब आइए यस। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हमारे गुड्डू बंसल साहब कुछ पूछना चाहते हैं, तो शायद उन्होंने हाथ ऊपर किया था। गुड्डू जी बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? नमस्ते गुड्डू जी। नमस्ते सर। हुँ। सर मुझे एक ये क्वेश्चन करना था कि जैसे आप पाइल्स के बारे में बताते हैं कि पॉटी बहुत लैटिन हो रही हो, और जब भी पॉटी मतलब टाइट होती हो, तो वो जो मल द्वार है वो बिल्कुल फट जाता है। तो उसके यस, लिए क्या यस। किया जाए? जी सर, अक्सर कर। और हम्म। मतलब ना तो मसे हों, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी ब्लड आ रहा हो, तो क्या ये पाइल्स का लक्षण है, क्या है सर? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा, जो मैं बहुत सारे पेशेंट को बताता हूँ। ये जो मलद्वार के जगह पे ये जो कट हो जाता है, इसे हमारी जी मेडिकल भाषा में फिशर बोलते हैं, फिशर। जी जी सर। ये फिशर का जो दर्द रहता है, ये काफ़ी जलन जैसा रहता है, दर्दनाक रहता है, और एक बार दर्द ज़्यादा हो जाए, तो फिर टॉयलेट एकदम टाइट रहता है। टॉयलेट के बाद भी इंसान को 15-20 मिनट या आधा से 2 घंटा तक जलन जैसा लगता है, आग जैसा लगता है, आग लगी ऐसा लगता है। इसे टिपिकली फिशर बोलते हैं। तो फिशर में ट्रीटमेंट ये रहता है कि मिर्ची वाली चीज़ें, जैसे कि हरी मिर्च है, काली मिर्च, चटनी, मंचूरियन, पाव भाजी, मसाले वाली चीज़ें, गरम मसाला, इसको कंप्लीटली बंद करना है। क्योंकि 80% लोगों को जिसे फिशर होता है, इसे डाइट में चेंजेस करने से काफ़ी आराम हो जाता है। साथ ही साथ हम उनको कुछ-कुछ सिरप देते हैं जिससे कब्ज़ कम हो, मोशन थोड़ा नरम रहे, तो मलद्वार की जगह पे खरोच कम आएगी, तो फिर दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बहुत बार अगर दर्द फिर भी रहता है, तो कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं, जैसे कि लिग्नोकेन जेली, या फिर गर्म पानी में 5 मिनट सिकाई करने से भी दर्द तुरंत कम हो जाता है। आजकल कोरोना के टाइम में मैं काफ़ी सारे पेशेंट देखता हूँ, क्योंकि गरम उकाला ले रहे, देसी दवा ले रहे, अदरक, मिर्ची का सेवन ज़्यादा ले रहे। तो ये फिशर के इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ गए कोरोना के टाइम में, अभी कोविड के टाइम में। क्योंकि पेशेंट सोचता है कि एक गरम मसाले से कोरोना की तकलीफ कम रहेगी, लेकिन इसके कारण बवासीर, पाइल्स और फिशर की तकलीफ बढ़ रही है। मैं काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ ओपीडी में, जो ये प्रयोग करते रहते हैं और फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है उनको। जी, तो जी। ये फिशर है। पाइल्स या बवासीर, जो हम बोलते हैं आम जनता की लैंग्वेज में, ये एक्चुअली गुब्बारे हो जाते हैं मलद्वार के जगह पे, और ये जब फूटते हैं, तब पिचकारी जैसा ब्लीडिंग आता है। तो ये जो ब्लीडिंग होता है जनरली पेनलेस होता है, और कभी-कभार अगर मस्से बहुत बड़े हो गए और बाहर आ गए, तो फिर ये पेन करता है। इसमें भी फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है
कि फाइबर का इंटेक बढ़ाए, सलाड्स ज्यादा ले, पानी का इंटेक बढ़ाए और इसबगोल पाउडर या ऐसे नेचुरल कुछ चीजें रहती है जिससे हम थोड़ा सा रिलीफ दे सके। तो पाइल्स भी अलग है और फिशर भी अलग है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा सिमिलर है, एक जैसे है, लेकिन दोनों कंडीशन थोड़ी सी अलग है। बाकी ब्लड आने के बहुत सारे दूसरे भी कारण रहते हैं। अगर उम्र 50 इयर्स 50 साल से ज्यादा हो तो फिर कहीं कैंसर तो नहीं है, ये भी अपने को जरूरी है देखना। इसके लिए हमेशा अगर टॉयलेट में ब्लीडिंग होता है तो एक बार चेकअप बहुत जरूरी है। एक बार चेकअप कंफर्म कर देता है कि भाई आपको पाइल्स है, फिशर है, ये सर्जन के एक्सपीरियंस से वो आपको बराबर से डायग्नोस करके आपको बताएगा। और फिर अगर आपको पाइल्स फिशर है तो 80 to 90% चांस है कि आपको डाइट से आराम हो जाएगा और आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो। लेकिन बहुत पेशेंट्स शर्म में रहते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते, ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं घरेलू नुस्खे के बारे में और ये सब। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, ग्रेड 2 से ग्रेड 3, ग्रेड 4 हो जाता है, तो फिर इसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है, फिर ऑपरेशन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो इसे अर्ली थोड़ा सा चेकअप करा लिया तो मरीज के लिए अच्छा होता है। थैंक यू सर। डॉक्टर चिंतन जी, बहुत बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि मीरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक छोटा सा गीत हम लोग सुनेंगे अभी, उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक मित्र जो देख रहे हैं, आपको ओबेसिटी के बारे में या फिर पाइल्स, फिशर, इसके बारे में पूछना हो तो निश्चित आप इसके लिए आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं ताकि वो क्लियरली आपको बहुत सारे सजेशन देंगे। काफी समय से इस विषय को लेकर काम कर रहे हैं तो नेचुरली आपको हेल्पफुल होगा इनका इन्फॉर्मेशन। या मीरा जी, आर यू रेडी? सर या मैं म्यूजिक के साथ ही करूंगी जी। और पुराना गाना उमा देवी जी जिनको टुनटुन के नाम से प्रसिद्ध थी, इनका आइकॉनिक सॉन्ग। अच्छा सुनाइए।
अफसाना लिख रही हूँ ये इकरार का, आंखों में लम्हे भर के तेरे इंतजार का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी, बहुत ही पुराना गीत आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। अब आइए फिर से मैं डॉक्टर साहब से सीधे जोड़ना चाहूंगा आप सभी को, और जिस तरह से हम लोग बातें कर रहे हैं काफी इंफॉर्मेशन जो है डॉक्टर साहब से मिल रहा है। एक तो हमने मोटापा के बारे में जानकारी ली थी शुरुआत में, और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी उन्होंने बताया। अब हम लोग बात कर रहे थे प्रेशर और ये पाइल्स के बारे में, तो निश्चित तौर पे इसमें डाइट सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपने डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि जो मिर्ची वाली चीज है, तली वाली चीजें हैं, और कोरोना के कारण जो हम लोग काढ़ा वगैरह लेते हैं जिसमें काली मिर्च वगैरह ज्यादा, अदरक वगैरह यूज करते हैं, तो इससे भी गर्मी बढ़ती है, तो निश्चित तौर पे ये चीजें होती हैं। तो अब आइए हम लोग को थोड़ा सा बैलेंस डाइट कैसे हो, और कोरोना में जो हम लोग चीजें लेनी चाहते हैं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, काढ़ा वगैरह, उसको कैसे लें उसके बारे में, या उसमें कुछ और चीजें मिला दें ताकि वो गर्मी ना लगे और उसका शीतलता बनी रहे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी सर। यस, सबसे पहले तो इसकी जो क्वांटिटी है इससे हमको थोड़ा सा लिमिट करनी है। तो ये क्वांटिटी हम समझो कि वीक में 1 या 2 बार लेते हैं तो इनफ रहता है, क्योंकि इसका अगर डोज हम ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर ये पेट में अल्सर, एसिडिटी, ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। पाइल्स फिशर में तो तकलीफ दे सकती है, लेकिन एसिडिटी भी काफी हद तक इससे बढ़ सकती है। तो इससे हम थोड़ा सा डाइल्यूटेड क्वांटिटी में लेना जरूरी है। थोड़ा सा डाइल्यूशन में अगर लेंगे, पानी की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा यूज करेंगे, तो ये कॉन्सेंट्रेशन आप कम रहेगा, तो ये तकलीफ कम पैदा करेगा। यदि ऑलरेडी एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो फिर मेरे ख्याल से मिल्क के साथ अगर लेंगे, मिल्क के बाद या मिल्क के पहले, तो ये प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा। और एसिडिटी की कुछ मेडिसिन जैसे कि सिरप है, जेल्यूसिल सिरप्स है, या फिर पेंटोप्राजोल या रेनिटिडिन, इसे भी साथ में यूज करेंगे तो अपने को इसकी साइड इफेक्ट्स कम महसूस होएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने जैसे कि बताया, 1 to 2 टाइम्स एक हफ्ते में 1 से 2 बार, ये बहुत ही इनफ है, बहुत ही ज्यादा इनफ है। बाकी रेगुलर हम हेल्दी फूड्स लेते हैं, जैसे कि नींबू पानी है, नारियल पानी है, प्रोटीन फूड्स जैसे कि मूंग, चना, सोयाबीन, जो हाई प्रोटीन फूड्स है, इससे भी ये प्रोटीन लेवल अगर बढ़ता है बॉडी में तो इम्यूनिटी काफी हद तक बढ़ सकती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी उकाला ले ले या फिर कोई मेडिसिन ले ले, लेकिन अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ रहेगा तो नेचुरली तुम्हारा इम्यूनिटी कम रहता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत खास ध्यान रखने की जरूरी है कि वो ग्लूकोमीटर खरीद ले, जो डिजिटल ग्लूकोमीटर मिलता है, और खुद चेक करे बीच बीच में। मैं तो हर एक डायबिटिक पेशेंट को ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में भी है तो भी हर रविवार को सुबह एक खाली पेट और खाने से 2 घंटे के बाद आप अपना नियमित रूप से शुगर चेक करें। इससे आपको आगे जाके दिल के दौरे, डायबिटीज के कारण पैर का गैंग्रीन होना, ये सब हम बचा सकते हैं। किडनी खराब हो जाना और डायलिसिस पे जाना, ये अगर हम नियमित रूप से अपना शुगर चेक करेंगे तो इसे भी हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, और इम्यूनिटी भी बैलेंस में बनी रहती है। तो हेल्दी फूड्स में सलाड्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है सीजन के, जैसे कि एप्पल, कीवी, मौसम्बी, ये सब हेल्दी फूड्स काफी हद तक अपना इम्यूनिटी मेंटेन करती है। इसे कुछ ज्यादा बढ़ाना नहीं है। इम्यूनिटी का कोई ऐसा मापदंड नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है कि हम इसे चेक कर सके, मेजर कर सके। अपना लाइफस्टाइल हेल्दी है, अपनी शुगर्स कंट्रोल में है, वेट नॉर्मल है, तो फिर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग ही रहने वाली है, तो फिर वीक नहीं रहने वाली है। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये चीजें का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कई बार हम लोग थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, या कुछ चीजें हमें
बाहर की चीजें हमें प्रभावित करते हैं तो निश्चित तौर पे हम लोग थोड़ा सा ओवरडोज भी कर लेते हैं काढ़ा वगैरह का। तो इसको प्रॉपरली आप अगर लेंगे तो आपका हेल्थ भी मेंटेन रहेगा और आपका काम भी होगा। तो इसीलिए हर चीज को जो है गाइडलाइन के अनुसार ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है। और कभी कुछ सिम्टम दिखाई देता है तो तुरंत उसके लिए आप इन चीजों को बता दे डॉक्टर के पास कि मैं ये चीजें ले रहा हूँ और अभी ये प्रॉब्लम है, तो क्या वो रिलेटेड है क्या, वो भी डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। तो निश्चित तौर पे हमें हर चीज को जो है डॉक्टर से शेयर करना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि लेप्रोस्कोपी के बारे में कुछ बताइए। जी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन वाला ऑपरेशन। अक्सर मरीज कंफ्यूज करते हैं, लेजर ऑपरेशन बताते हैं। लेजर ऑपरेशन यानी जब जला के ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि बवासीर, पगंदर, जिसमें एक तार आता है और उससे हम जलाते हैं रस्ते को या कोई चीज को, उसे लेजर सर्जरी बोलते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी दूरबीन, पेट के अंदर जब हम छोटे छोटे सुराख करके अंदर से दूरबीन डाल के हवा भरते हैं और फिर वो दूरबीन से हम पूरी पेट में पूरे आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, अगर कोई बीमारी है और उसका अगर ऑपरेशन जो पहले के जमाने में होता था वो लंबा चीरा होके करते थे। तो ऑपरेशन में होता क्या था कि ऑपरेशन के बाद दर्द ज्यादा रहता है, ऑपरेशन के बाद रिकवरी को भी बहुत टाइम लगता है, काफी दिनों तक हम बेड रेस्ट, कुछ महीनों तक तो पेशेंट को पहले बेड रेस्ट बताते थे, वजन नहीं उचकना, ये काम नहीं करना, झुक के काम नहीं करना। तो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स वो ऑपरेशन में रहते थे। लेकिन अभी की जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें हम छोटे छोटे सुराख, 2 या 3 सुराख से हम पूरा ऑपरेशन कर डालते हैं उस सुराख में से। तो जब चीरा कम है, चीरा अगर कम रहेगा तो दर्द भी कम रहेगा, इन्फेक्शन के चांसेस काफी कम है। ऑपरेशन के बाद तुरंत मरीज दूसरे तीसरे दिन काम पे ज्वाइन कर सकता है ऑफिस। कुछ कुछ पेशेंट जिससे हम अपेंडिक्स ऑपरेट करते हैं लेकिन एग्जाम चालू रहता है, तो दूसरे दिन मैंने एग्जाम देने के लिए भी भेज दिया पेशेंट को कि भाई दूसरे दिन तुम अपना एग्जाम दे दो। तो ये बहुत एडवांटेज है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के, चीरफाड़ नहीं रहती है तो कॉम्प्लिकेशंस काफी कम रहते हैं जी। तो ये इसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम पित्त के टेली के स्टोन्स के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आंत के कैंसर, अपेंडिक्स, हर्निया, किडनी के ऑपरेशंस, लीवर के ऑपरेशंस, स्टमक के ऑपरेशंस। तो ये काफी सारे जो पेट के ऑपरेशंस है जो पहले चीरा करके ओपन सर्जरी से करते थे, इसे आजकल एक्सपीरियंस्ड लेप्रोस्कोपिक सर्जन के पास कराने से आपको रिकवरी फास्ट मिल सकती है। जी, ये पाइल्स वगैरह में तो नहीं काम आता, क्या आता है? पाइल्स में भी काफी सारी टेक्नोलॉजीज है लेकिन उसमें लेजर ऑपरेशन आता है। लेजर ऑपरेशन है जो ग्रेड 2 बवासीर रहता है यानी अर्ली स्टेज या ग्रेड 3 के, जिसमें हम जला के उसे श्रिंक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो ये लेजर ऑपरेशन है पाइल्स में। फिर कुछ लिगाश्योर ऑपरेशंस भी आते हैं जो सेम प्रिंसिपल पे रहते हैं, जैसे जिसे हम जला देते हैं और फिर काट देते हैं, तो ये लिगाश्योर सर्जरी हो जाती है। फिर एक जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम स्टेपलर गन सर्जरी बोलते हैं। ये स्टेपलर गन सर्जरी की खास बात यह है कि ये पाइल्स को अंदर से काटता है। तो ऑपरेशन के बाद क्या होता है, अंदर से काट के जोड़ भी देता है, तो उसमें छोटे छोटे टाइटेनियम पिन्स रहती है बहुत सारी, तो काट के अंदर से जोड़ देती है, तो अंदर कोई घाव नहीं रहता है ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन के बाद दर्द भी काफी कम रहता है और कोई ड्रेसिंग नहीं आता है, ब्लीडिंग के चांसेस भी काफी कम रहता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी के मदद से ऑपरेशन के बाद जो दर्द रहता था पहले के जमाने में, ये दर्द काफी हद तक कम हो चुका है। जल्दी ऑफिस पे ज्वाइन कर सकते, स्टूडेंट है तो जल्दी क्लासेस ट्यूशन जा सकते हैं, अगर कोई काम कर रहा है तो ऑफिस जल्दी ज्वाइन कर सकता है। तो ये एडवांटेज है ये सब नई टेक्नोलॉजी का जो आजकल के मेडिकल युग में है सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए डॉक्टर साहब, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया और आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और अब एक और बात, मैं आपके हॉबीज के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ी देर में। आपके हॉबीज क्या क्या हैं, आप किन किन चीजों का इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सा गीत, कौन सी फिल्में या पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके हॉबीज के बारे में हमें कुछ बताइए। लेकिन मैं चाहूंगा तब तक आप सोचिए, मैं गुड्डू बंसल को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा।
गुड्डू बंसल जो है एक सिंगर है और फीमेल वॉइस में आपको गाना सुनाएंगे। तब तक आप सोचिए कि आपके हॉबीज क्या क्या है, उसके बारे में आप Yes. बताइए। जी गुड्डू, मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा पीस जरूर सुनाइए आप फीमेल वॉइस में। हेलो हेलो। गुड्डू बंसल, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हेलो। यस। शायद गुड्डू बंसल का नेटवर्क इश्यू है। चलिए, मैं चाहूंगा कि आप बताइए जब तक वो आ जाए। जी सर, आप अपने हॉबीज के बारे में बताइए। हॉबीज में तो ऐसा है रमेश जी कि ज्यादा टाइम ही नहीं मिला। एमबीबीएस किया, एमएस किया। तो इसी फील्ड में हॉबीज बिजी है। में यस यस थोड़ा डेडिकेशन देना पड़ता है पढ़ाई करने के टाइम। तो हॉबीज का ऐसा है कि मेरे को थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में काफी इंटरेस्ट था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और वो सब में। तो जब मैं फ्री रहता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ कि क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या नए सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। और दूसरा सा थोड़ा सा मैं स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस करता रहता हूँ। कुछ एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ तो थोड़ा सा पढ़ते रहता हूँ। तो ये दो मेरी हॉबीज है। बाकी स्पोर्ट्स में ज्यादा, हॉबीज से ज्यादा थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ मैं। लेकिन ऐसा कुछ हैवी एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, डर लगता है कि कहीं कोई स्पोर्ट्स इंजरी ना हो जाए। तो इसके लिए बेसिक जो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है वो करते रहता हूँ रेगुलरली, जिससे थोड़ा सा हेल्थ भी बनी रहे। तो हॉबीज में ऐसा ज्यादा कुछ, वॉइस अच्छा नहीं था तो सिंगिंग विंगिंग तो विक्रांत जी और मीरा जी के जैसे कुछ ज्यादा परस्यू नहीं कर पाए। तो यही है। तो फ्री टाइम में मूवीज वूवीज देख लेते हैं, यूट्यूब पे थोड़ा सा इंजॉय करते हैं एंटरटेनमेंट। तो ये है आजकल की हॉबीज तो मेरे लिए। और गाने कौन से सुनना पसंद करते हैं आप? किस टाइप के गाने अच्छे लगते हैं आपको, टाइम मिला तो? गाने तो मैं हर टाइप के सुनता हूँ। हिंदी, थोड़ा सा रेट्रो म्यूजिक भी सुनता रहता हूँ, किशोर कुमार अच्छा। के, राज कपूर के, और नए सॉन्ग्स भी सुनते रहता हूँ। अच्छा। ऑपरेशन थिएटर में भी अगर लंबे ऑपरेशंस रहते हैं तो हम स्लो वॉल्यूम में थोड़ा सा म्यूजिक सुनते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहता है। लोग कहते हैं कि जो सॉफ्ट म्यूजिक सुनते सुनते अगर ऑपरेशन करते हैं तो उससे स्किल्स भी इम्प्रूव होती है, ऑपरेशन का रिजल्ट भी अच्छा आता है। और ऐसे भी काफी सारी स्टडीज बताते हैं कि जिसमें एनेस्थीसिया और ऑपरेशन के बाद दर्द भी, पेन कम रहता है मरीज को। तो इंजॉय करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक सुनते हैं, जिससे थोड़ा सा माहौल रहता है। अच्छा। यस। सही बात। अच्छा, एक जैसे कि अभी पाइल्स की बात चली रही है, तो मैं चाहूंगा कि जैसे कई लोग जो है ना पुराने सर्जरी में जैसे कट करके फिर उसमें बाद में थोड़ा पेन रहता था, लेकिन फिर बाद में वो वापस क्रिएट हो जाता है छोटा सा, लेकिन वो इतना पेन नहीं करता है, लेकिन फिर से फुगा बन जाता है। तो क्या वो भी कम हो सकता है? वापस री ऑपरेशन करना पड़ता है या कैसे करना पड़ता है? वापस हो जाते हैं, कई लोग बोलते हैं यस पाइल्स यस का यस ऑपरेशन हो यस गया तो फिर हो बेशक बेशक, गया। एकदम तो सही ये बात क्या है। बेसिकली क्या है, शरीर की टेंडेंसी रहती है जब भी खून के गुब्बारे बन जाते हैं मल द्वार के जगह पे, गुद्दे द्वार के जगह पे, तो इससे अगर समझो ज्यादा तकलीफ हो रही है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, पेन ज्यादा हो रहा है, तो इससे हम ऑपरेशन यानी कट करके निकाल देते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लेजर हो, लिगाश्योर हो, स्टेपलर गन हो, या फिर पुरानी जिसमें हम बांध के, उसे धागा बांध के काटते धागा थे। बांध के कट कर। हाँ यस यस यस। तो इसमें क्या होता है कि एक बार ऑपरेशन हो गया और पाइल्स निकल गया, लेकिन बाद में वापस भी बन सकते हैं। इस ये अच्छा। तकरीबन 3 से 7% लोगों को 10 साल पे हो सकते हैं वापस पाइल्स। यानी 10 साल में 3 से 7% लोगों को वापस भी बवासीर की तकलीफ उठ सकती है। तो इसमें कुछ परहेज रहता है कि वापस कैसे ना हो। सबसे पहला कि आप अपना जो डाइट है वो हमेशा हाई फाइबर डाइट रखें, जिसे सलाद ज्यादा लो, पानी का सेवन ज्यादा लो। दूसरा, आजकल के जो युग में, आजकल के टेक्नोलॉजी में काफी सारे पेशेंट्स या आम जनता टॉयलेट करने के टाइम भी मोबाइल फोन यूज करते हैं।
उसके कारण कैसा है कि न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, तो अगर ज्यादा लंबे टाइम तक अगर हम टॉयलेट सीट पे बैठे रहे तो वो पाइल्स होने की शिकायत बढ़ सकती है, क्योंकि वो धीरे धीरे वो स्लाइड डाउन होता है। तो लंबे टाइम तक टॉयलेट में बैठना नहीं है। अगर आपको कब्ज की तकलीफ है तो आप इसे ठीक करें डाइट से या मेडिसिन से, लेकिन ज्यादा जोर ना करें। अगर आप टॉयलेट में ज्यादा जोर भी करोगे तो भी ये तकलीफ वापस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पानी का इंटेक ज्यादा रखें, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी अगर आपका ऑफिस वर्क है। और अगर कुछ धूप में या कुछ मजूरी का काम है तो फिर उस हिसाब से आपको पानी का इंटेक ज्यादा लेना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ परहेज अगर हम अपने मन में रखें और अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें तो फिर ये वापस होने के चांसेस काफी हम कम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर कर सकते हैं। अगर आप एक बार ऑपरेशन कराने के बाद ये अगर चीजों का ध्यान रखें तो वापस होने के चांसेस कम है। बाकी अगर ऑपरेशन के टाइम भी अगर क्लियरेंस अच्छे से किया है और अच्छी तरह से सर्जन ने आपके पाइल्स निकाल दिए तो वो भी एक फैक्टर रहता है कि वापस ना हो। तो ये काफी सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वापस पाइल्स होएगी कि नहीं ऑपरेशन के बाद। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने दिया। आशा करता हूँ हमारे दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और काफ़ी लोगों ने मैसेज करके आपको याद किया है, बहुत अच्छे डॉक्टर है करके भी लिख के भेजा है। तो थैंक यू आप सभी को, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जाते जाते मैं कहूँगा कि पाइल्स ना हो इसके लिए हमारा डाइट प्रॉपरली कैसे हो, थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कीजिए। और ओबेसिटी को कम करने के लिए भी हमें एक कॉमन डाइट थोड़ा सा बताएं। सबके लिए हम लोग अलग अलग, आपके पास पेशेंट आता है तो निश्चित तौर पे सबका रिक्वायरमेंट अलग होते हैं, सबके अलग अलग वर्कआउट होते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल तौर पे इन बीमारियों से बचने के लिए हमें किस तरह का डाइट का उपयोग करना चाहिए, थोड़ा सा बताएं। मैं पहले मोटापे से शुरुआत करूंगा। यदि आपको मोटापा है या फिर आपका वेट थोड़ा सा भी ज्यादा है और आपको वजन कम करना है तो सबसे जरूरी है कि आप अपना शुगर जितना बन सके उतना आप शुगर का इंटेक कम कर दो डाइट में। जिधर जिधर शुगर जा रहा है उधर आप कम से कम 50 to 70% शुगर रिडक्शन कर दीजिए। अक्सर पेशेंट स्वीट कम करते हैं, लेकिन कैसा है चाय कॉफी अगर ज्यादा हो रहा है तो इनडायरेक्टली पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं सब प्रयास कर रहा हूँ लेकिन वेट नहीं कम हो रहा है, लेकिन चाय कॉफी में भी काफी शुगर चला जाता है। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिस्किट्स, खाखरा, फरसान, ये सब सेव ममरा कुरमुरा खा रहे तो ये सब भी बॉडी क्या करता है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता। तो इसके लिए आपको हरी सब्जी ज्यादा लेनी है, ककड़ी, टमाटर, गाजर। ये जो है इसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा रहती है, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं रहते, तो इससे आपको फीलिंग भी मिलता है, अपने को भूखा नहीं रहना है। अक्सर पेशेंट को ऐसा लगता है कि भूखा रहना है, लेकिन डाइट में सलाद का इंटेक एकदम बढ़ा दो। पानी का इंटेक भी खाने से 1-2 घंटा पहले पानी ज्यादा लो, खाने के 2 घंटे बाद भी पानी का इंटेक ज्यादा कर दो। चाय, मंचिंग बोलते हैं हमारे भाषा में, मंचिंग, ग्रेजिंग। उसका मतलब है कि खाने के टाइम कम खा रहे हैं लेकिन बीच बीच में क्या है वो कुरमुरा खा रहे, चाय पी रहे, बिस्किट्स खा रहे, खाखरा खा रहे। तो ये जो फरसान, बिस्किट्स, ये सब जो है इसकी मात्रा अगर कम करेंगे तो ही अपने को वेट लॉस दिखने वाला है, वरना बहुत मुश्किल है। सच्ची बताऊं मैं ये काम में हूँ, इसके लिए मुझे बहुत इन एंड आउट पता है। तो डाइट में कैलोरी इंटेक अगर आप काउंट कर सके अपना, अगर तुम देखोगे कि कोई सेव का पैकेट है तो उसमें लिखा रहेगा 100 ग्राम में इतनी कैलोरीज। अगर आप मिल्क भी लेते हो तो मिल्क में भी अलग अलग टाइप के मिल्क आते हैं। हाँ, यस, बोलिए रमेश जी। हाँ, उसमें भी सब लिखा रहता है, उन चीजों को देखना जरूर। तो उसे पढ़ना है, तो एक बार उसको पढ़ते हैं तो माइंड में वो चक्री घूमती रहती है, अरे 100 ml में 100 कैलोरीज है तो 300 ml दूध ले लिया समझो मिल्क शेक में और उसमें शुगर डाल रहे, आइसक्रीम डाल रहे, तो 1000 कैलोरीज तो ऐसी ही चली जाती है। हमारे दिन की रिक्वायरमेंट अगर पुरुषों में बात करूं तो 2200 से 2400 कैलोरी है और लेडीज लोगों में कैलोरी रिक्वायरमेंट दिन की 1800 से 2000 कैलोरी है। तो एक कैलोरी से अगर हम 500 कैलोरी नीचे रहते हैं
तो एक वीक में अपने को आधा से 1 किलो तक का वेट लॉस हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। फिर कुछ फ्रूट्स है जिसमें शुगर ज्यादा रहता है, जैसे कि मैंगो है, चिक्कू है, सीताफल है और शुगर केन। ये 4-5 फ्रूट्स है जिसमें शुगर बहुत ज्यादा रहता है। तो ये फ्रूट्स का भी इंटेक थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ा सा लिमिट में रखनी है। खास करके समर सीजन में क्या होता है, मैंगो का माहौल रहता है, तो वो मैंगो जूस पी रहे, मैंगो शेक पी रहे, तो उससे भी काफी कैलोरीज बढ़ जाती है। तो ये कैलोरी का काउंट अगर हम कर सके, एक मन में एक कैलोरी डायरी बना दे, या फिर आजकल तो बहुत सारे एप्स भी आते हैं एंड्रॉइड में जिसमें हम कैलोरी काउंट कर सकते हैं। हाँ। तो हर कैलोरी अगर हम मन में सोचे कि इसमें कितना कैलोरी है, और हम इस तरह से अगर हमारा अवेयरनेस बढ़ता है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर वेट लॉस थोड़ा सा इजी होता है, वरना बहुत मुश्किल है वेट लॉस करना। जी जी। अगर साथ में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हम तो वो भी एक्सरसाइज अच्छा है। करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक राइट टाइम पे हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारा जो विल पावर है, माइंडसेट है, वो स्ट्रांग होता है। ओके, फिर अपने को लालच नहीं होती कि ये खा लेते आज के दिन, ये थोड़ा चीटिंग कर लेते। तो फिर वो जो एक्सरसाइज करता है ना, वो डिसिप्लिन्ड आदमी रहता है। तो उसे कैसा है, डाइट वो सब बराबर मेंटेन करते हो लोग, उसको कदर रहती है कि आज मैं इतना वर्कआउट किया है, तो फिर मैं आज थोड़ा सा ध्यान रखूंगा। लेकिन अगर हम आलस में रहते हैं और वर्कआउट नहीं करते, तो फिर डाइट में भी थोड़ा सा हम लेजी हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज से ज्यादा वेट लॉस ज्यादा नहीं होता है, इससे अपना बॉडी स्ट्रांग होता है, लेकिन उससे एक विल पावर बनता है जिससे हम डाइट में ध्यान रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं व्यूअर्स को देना चाहूंगा। जी जी। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये डाइट सिस्टम थोड़ा सा आप अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका वेट भी बना रहेगा, और एक्सरसाइज करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और ग्रीन वेजिटेबल्स आपके लिए सूटेबल है, यानी सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। चलिए जाते जाते गुड्डू बंसल जी, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के लिए एक छोटा सा गीत पेश करें और फिर हम पूरा करते हैं। जी गुड्डू बंसल, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? स्वागत। जी सर। सर मैं आशा जी का एक सॉन्ग सुना रहा हूँ, बहुत प्यारा सॉन्ग है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। अच्छा अच्छा। लेकिन आपकी नजर कहाँ, कौन इंटरनेट चुरा लिया? अच्छा, पांडुरंग जी गायकवाड़ जो है दुबई में रहते हैं, उन्होंने पूछा है साइकिलिंग से वेट कम होगा क्या? यस पांडुरंग जी, डेफिनेटली अगर साइकिलिंग आप 20 से 30 मिनट कर रहे हो 6 किलोमीटर की रफ्तार से एवरेज, तो इससे आपका काफी कैलोरीज बर्न हो सकती है और आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। लेकिन साइकिलिंग के साथ साथ आपको ये डाइट में भी काफी ध्यान रखना है। अगर आप डाइट पे अगर ज्यादा परहेज करोगे, तो साइकिलिंग से आपका बॉडी स्ट्रांग भी होगा, आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी और आपका वेट लॉस भी अच्छा मिलेगा। और डेफिनेटली साइकिलिंग से आपको पूरे बॉडी में भी काफी फायदा मिलेगा, हार्ट के लिए, लंबे टाइम पे अर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स भी कम रहेंगे। तो डेफिनेटली साइकिलिंग एक टाइप का कार्डियो एक्टिविटी हो गई, हम बोलते हैं ना कार्डियो कर रहे हैं जिम में, एक टाइप का कार्डियो ही हो गया। तो इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा पांडुरंग जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपके लिए पांडुरंग जी ने शुक्रिया लिख के भेजा है। गुड्डू जी चलिए सुनाइए आप। क्या
थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह वाह। चलिए डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। विमल लखानी जी ने याद किया आपको और उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू हैव वाटर एंड हाउ मच। विमल जी ने पूछा है। यस यस, पानी का इनटेक का अराउंड 2 से 3 लीटर होना चाहिए दिन में, अगर आपका काम ऑफिस काम है। अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी इतना हैवी नहीं है तो 2 से 3 लीटर पानी दिन में एडिक्वेट है। सबसे बेस्ट टाइम पानी खाली पेट सुबह उठने के बाद आपका रहेगा, जिसमें आप कम से कम 500 से 600 ml पानी ले सकते हो, जिससे आपको खाली पेट अगर आप ये पानी लेते हो तो उससे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है। ये हमारी मेडिकल भाषा में बेसिकली आपको पेट साफ करने में मदद देता है। तो अपने को चूरन, देसी दवा, इसका प्रयोग थोड़ा सा कम करना पड़ता है और पेट साफ होता है। तो बोलते आयुर्वेदा में और हमारी मेडिकल भाषा में भी कि बीमारियों की जड़ कम हो जाती है। यस यस। और बाकी खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने से 2 घंटे के बाद पानी का इंटेक ले। अगर आप खाना खाने से पहले तुरंत पानी लेते तो फिर डाइजेस्टिव जूसेस थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है पेट में, तो फिर डाइजेशन बराबर नहीं होता है। और खाना खाने के बाद पेट भरा भरा रहता है, और अगर हम ज्यादा पानी ले ले तो फिर ये ऊपर आके खट्टी डकार आती है और वापस डाइजेशन में थोड़ा सा तकलीफ करता है। तो खाना खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले और खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद, दैट इज द बेस्ट टाइम कि आप पानी का मात्रा थोड़ा सा ज्यादा ले सको। यस। चलिए विमल जी, आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा पानी कब और कितना लेना चाहिए। तो 3 लीटर आपको कैपेसिटी है और सवेरे आप ज़्यादा ले सकते हैं खाली पेट में, तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद खाने के पहले 1 घंटा और खाने के 2 घंटे बाद आप पानी का इंटेक ले सकते हैं। तो इस रूल को फॉलो कीजिए, नेचुरली आपका जो है हेल्थ भी अच्छा रहेगा और पानी का बैलेंस भी बना रहेगा। तो चलिए डॉक्टर चिंतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। थैंक यू रमेश जी। थैंक यू मीरा, थैंक यू गुड्डू जी, विक्रांत जी, मीरा जी। रमेश जी, आपका काउंसलिंग अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी है जी सर, मजा आया। थैंक यू सो मच। और गुड्डू जी ने तो आज के जी जी सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, गुड्डू जी ने तो तेल का मचा दिया लास्ट में। सही बात। थैंक यू। आवाज नहीं आ रही सर। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए बातों को लेकर, कुछ नए विषय को लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ, बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में। फिर मिलते हैं इस वादे के साथ, सलाम नमस्ते, खमा गनीसा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।